मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों और उनके विश्लेषण के साथ हम हाजिर हैं। 2019 के लिए बीजेपी एक बड़ा राजनीतिक दांव चलने के मूड में दिख रही है। बीजेपी जो प्लान बना रही है, अगर वो अंजाम तक पहुंचा तो फिर राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के चुनाव 3 महीने आगे खिसक सकते हैं, जबकि महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और बिहार में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2019 में आम चुनाव के साथ हो सकते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ और मिजोरम जैसे राज्य जहां इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां 3 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाकर विधानसभा भंग रखे जाने पर विचार हो रहा है। जबकि इनके अलावा झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में अगले साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। यहां समय पूर्व चुनाव कराने और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में अगले साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव के समय ही चुनाव होने हैं। ऐसे में इन सभी 11 राज्यों में आम चुनाव के साथ ही चुनाव कराने पर विचार हो रहा है। बीजेपी इसके जरिए एक तीर से 2 निशाना साधने के मूड में है। पहला ये कि लोकसभा के साथ 11 राज्यों के चुनाव से वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा आगे बढ़ेगा। साथ ही जिन राज्यों में बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का खतरा है, वहां मोदी के नाम पर और काम पर चुनाव लड़ने का खुला मौका मिल जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, कितना संभव है कि वाकई ये हो पाए और क्या इसको लेकर आम जो दूसरे दल है उनसे आम राय बनाने की कोशिश होगी या सरकार अपनी तरफ से ये फैसला लेने की कोशिश करेगी चुनाव? देखिए सुशांत, बाकी दलों से बात करने की बीजेपी को कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार है। 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ओडिशा है, तो उनके चुनाव वैसे ही आम चुनावों के साथ में पहले से होना है। 3 राज्य ऐसे जहां पर आम चुनावों के बाद में चुनाव होना है। इनमें हरियाणा की हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, तो तीनों जगहों पर बीजेपी की सरकारें मौजूद है, यानी कि बीजेपी जैसा चाहेगी वैसा हो जाएगा वहां पर। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की और मिजोरम की, तो इनमें से 3 जगहों पर बीजेपी की सरकारें हैं जो कि दिसंबर में जहां पर चुनाव होना ड्यू है, लेकिन इसको 45 दिन आगे तक बीजेपी आराम से बढ़ा सकती है। फरवरी में अपने मुख्यमंत्री से कह करके उनको इस्तीफे दिलवा सकती है, विधानसभा भंग करवा सकती है, यानी कि 2 महीने के लिए इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। आम चुनावों के साथ लगभग 11 राज्यों के चुनाव बीजेपी करा सकती है। संजय, आपसे ये जानना चाहेंगे, वो भी यही चाहते। संजय, एक तो इसको लेकर संविधान संशोधन की बात की जा रही थी, दूसरा वीवीपैट और ईवीएम की जरूरत पड़ेगी, तीसरा फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस होगी और सबसे बड़ी बात कानूनी रोड़ा। अगर विधानसभा भंग कराने को प्रीपोन की बजाय पोस्टपोन करने की बात हो रही है, तो ये कैसे संभव होगा? मामला तो अदालत पहुंच जाएगा। बिल्कुल आजकल इन सब पर विचार हो रहा है। बीजेपी के कई नेता आज भी लॉ कमीशन से मिले थे। भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में आज भी लॉ कमीशन से बात हुई थी और यही मतलब निकाला जा रहा, वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी चाहती है कि इसी पर आगे हो जाकर के काम हो। इसकी शुरुआत कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते दिखाई दे रहे हैं। 11 राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ कराकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम बार बार चुनाव के खर्चे से बचाना चाहते हैं, देश को बार बार जिस तरीके से देश में आचार संहिता लग जाती है उससे बचाना चाहते हैं। जहां तक आपने बात की संविधान संशोधन की, तो इन 11 राज्यों के लिए अगर बीजेपी और एनडीए के जो सहयोगी दल है अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उसके लिए संविधान संशोधन की कतई आवश्यकता उनको नहीं पड़ेगी। जब सारे देश में, लगभग सारे देशों के सभी राज्यों में जब चुनाव की बात होगी तभी संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। आंचल जी, बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए आपका। वहीं लोकसभा के साथ 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव करने की खबर उस दिन आई है जब बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपना रुख आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया है। बीजेपी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह रही है। इसी कड़ी में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा के लिए पार्टी का एक डेलीगेशन विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के चेयरमैन से भी मिला। 1 घंटे चली इस मुलाकात के दौरान बीजेपी नेताओं ने विधि आयोग के अध्यक्ष को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की एक चिट्ठी भी सौंपी। अमित शाह ने इस चिट्ठी में कहा है कि एक साथ चुनाव कराना केवल परिकल्पना नहीं है बल्कि एक सिद्धांत है जिसे लागू किया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन से चुनावों पर बेतहाशा खर्च पर लगाम लगाने और देश के संघीय स्वरूप को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। यह आधारहीन दलील है कि एक साथ चुनाव देश के संघीय स्वरूप के खिलाफ है, बल्कि एक साथ चुनाव कराने से देश का संघीय स्वरूप मजबूत होगा। 8 पन्नों की इस चिट्ठी में शाह ने एक साथ चुनाव कराने के विरोध करना राजनीति से प्रेरित बताया।
पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया था, जिसके बाद इसकी व्यवहारिकता पर विधि आयोग विचार कर रहा है। वह अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले राजनीतिक दलों से विचार जान रहा है, विचार विमर्श कर रहा है। हालांकि कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है। इस देश में जब वयस्क मताधिकार है तो परिपक्व लोगों को यह अधिकार होगा कि वो राज्य, केंद्र और अपने लोकल बॉडी में किस प्रकार से सरकार को चुन सकता है। ये एक व्यापक सहमति का विषय 2024 तक हमारा मानना है। इस पर एक सहमति बना करके भविष्य में संसद के अंदर कानून आना चाहिए। इसके सारे संवैधानिक पक्ष और सबसे बड़ी बात का जो विषय है कि ये देश के फेडरलिज्म को मजबूत करेगा। इसका औचित्य क्या है और इतना बड़ा व्यापक बहुआयामी संशोधन संविधान का, जिसके लिए न 2/3 न 50% बहुमत है आपके पास, इसको फेंकने का फायदा औचित्य क्या है? इसको फेंकने का औचित्य यही है लोगों को बरगलाना, देश को बहकाना और एक नई दिशा में ले जाना, जिसको सिर्फ एक व्यर्थ एनर्जी वेस्ट हो। उधर बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी बात है, लेकिन सच में ऐसा करना है तो सबसे पहले पीएम, सीएम और सभी मंत्रियों के चुनाव प्रचार करने पर पाबंदी लगाई जाए। जब शपथ लेते हैं तो कहते हैं सभी के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, फिर पीएम और मंत्री पार्टी के लिए वोट मांगने क्यों जाते हैं? शिवसेना इसे लेकर चुनाव आयोग को खत भी लिखेगी। क्या 2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा एजेंडा एनआरसी होगा? क्या असम से शुरू हुआ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का फॉर्मूला पूरे देश में बीजेपी लागू करना चाहती है? सिर्फ असम में एनआरसी का ड्राफ्ट सामने आने के बाद 40 लाख लोगों की नागरिकता पर तलवार लटकी हुई है और इसी बीच बीजेपी की तरफ से शगुफा छोड़ा गया है कि अब पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने कहा है कि 2019 में सत्ता में आते ही पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे और घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। ओम माथुर ने यह भी कहा कि एनआरसी का बीज कांग्रेस ने ही बोया था, लेकिन बीजेपी ने हिम्मत दिखाई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अभी असम में लागू किया और 2019 में पूरे देश में लागू करेंगे। हमने उसको हिम्मत दिखाकर एग्जीक्यूट किया है और हमने तय किया है 2019 में भी हम जीतने वाले हैं। और एनआरसी अभी तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से सिर्फ आसाम में है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक पार्टी के जिम्मेवार पदाधिकारी के नाते कि हम एनआरसी संपूर्ण देश में लागू करेंगे। एनआरसी के नाम पर चूंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने की बात कही जा रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मतलब जनता मुस्लिम घुसपैठिया को ही समझती है, इसीलिए एनआरसी अब हिंदू मुस्लिम राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जो इस देश का वैध नागरिक नहीं है, जो घुसपैठिया है, उसे इस देश के कानून के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर वहां तो माधव जी कुछ अपने रागल। अरे मैं एक सवाल पूछता हूं, चुनाव के पहले ये भी तो आपने कहा था कि हम 2 साल के अंदर सब जो कश्मीर के पंडित ले जाके स्थापित कर देंगे। कई पंडित स्थापित किया, कई पंडितों की घर वापसी हुई। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया है, ना कोई घुसपैठिया है, ना किसी को बाहर भेजा जाएगा और इस सवाल पर गंभीरतापूर्वक सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, होम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, उनके अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं और ये जो माथुर साहब ये और कह रहे हैं। यानी है इनके एक जीव नहीं है, रावण के 10 मुंह थे, इनके मुझे लगता है कि 100-200 मुंह है। देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि रोजाना 6000 बांग्लादेशी भारतीय सीमा में घुसते हैं। पहले असम में ये बांग्लादेशी एंट्री करते थे और फिर धीरे धीरे पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी पहुंच जाते हैं। संसद में दिए एक जवाब में सरकार ने माना है कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। दिल्ली के बाद बिहार से बड़ी खबर है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की गूंज अभी थमी भी नहीं कि पटना का एक शेल्टर होम विवादों से घिर गया है। पटना के आसरा शेल्टर होम से 2 दिन पहले 4 लड़कियों के भागने की खबर आई तो हड़कंप मच गया। अभी इस मामले की जांच शुरू ही हुई थी कि इसी शेल्टर होम से 2 लड़कियों की मौत की खबर आ गई। जब तक मामला पुलिस के संज्ञान में आता, एक लड़की का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। पुलिस ने दूसरा शव जब्त कर लिया है। अब मेडिकल बोर्ड का गठन कर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
युवतियों की मौत की खबर मिलने के बाद पुलिस ने शेल्टर होम पर छापेमारी की और तलाशी अभियान चलाया। शेल्टर होम की महिलाओं और बच्चियों का मेडिकल कराया जा रहा है। वहीं पुलिस ने लापरवाही के आरोप में संस्था के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल और सचिव चिरंतन को गिरफ्तार कर लिया है। संस्था से जुड़े 3 दूसरे लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेल्टर होम में युवतियों की मौत को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रबंधन ने युवतियों की बीमारी और मौत की खबर पुलिस को नहीं दी। दोनों युवतियों का चुपचाप पोस्टमार्टम करा दिया गया। यही नहीं, एक का तो अंतिम संस्कार तक कर दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि शेल्टर होम प्रबंधन युवतियों की मौत की खबर दबाना चाहता था। सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं शेल्टर होम में रखरखाव और रहन सहन की बदहाल स्थिति को छिपाने के मकसद से तो ये सब नहीं किया गया। अब प्रशासन इन सब सवालों के जवाब तलाश रहा है। जो मेडिकल उनका अटेंशन होना चाहिए था और जो उनके स्तर से, संस्था के स्तर से कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए थे, उसमें कुछ कमी पाई गई है। उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सब जो भी और भी ये अभी जो डायरेक्ट जितनी बातें पता चली हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त जो भी और चीजें हैं वह जैसे भी जहां से भी जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर पुलिस के स्तर से भी छानबीन करके कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। पटना के आसरा शेल्टर होम में हुई 2 युवतियों की मौतों के बाद पूरे बिहार में इसकी चर्चा हो रही है। साथ ही चर्चा हो रही है इसकी संचालिका मनीषा दयाल और उसके सियासी कनेक्शंस की। दरअसल मनीषा का एनजीओ अनुमाया ह्यूमन रिसोर्सेज फाउंडेशन ही आसरा शेल्टर होम को चलाता है। शेल्टर होम की कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल खुद को इस एनजीओ की डायरेक्टर बताती हैं। मनीषा ने फेसबुक पर लिखा है कि उसे लोग मिनी के नाम से भी जानते हैं। मनीषा के यही फेसबुक प्रोफाइल बिहार के सियासी और पेज 3 गलियारे में उसके रसूख की गवाही देता है। मनीषा ने अपनी प्रोफाइल में खुद को आत्मा फाउंडेशन की बोर्ड मेंबर और भामा शाह फाउंडेशन ट्रस्ट की कमेटी मेंबर के तौर पर भी जिक्र किया है। मनीषा ने लिखा है कि स्पर्श डी एडिक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी की काउंसलर भी है वो और पूर्व में नव अस्तित्व फाउंडेशन के साथ भी काम कर चुकी हैं। इसके साथ ही एनजीओ की ओर से आयोजित होने वाले कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग से भी वो जुड़ी हुई हैं। मनीषा का एनजीओ अनुमाया ह्यूमन रिसोर्सेज फाउंडेशन महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम करने का दावा करता है। मनीषा इवेंट मैनेजमेंट का भी काम करती थी। इन कार्यक्रमों में बड़े राजनीतिक चेहरों के अलावा कई हाई प्रोफाइल लोग भी शिरकत करते थे। मनीषा एनजीओ के जरिए पटना के पेज 3 सोसाइटी में सेलिब्रिटी बन चुकी थी। ये बात उसके सोशल मीडिया अकाउंट से साबित होती है। राज्य के बड़े अधिकारियों की पत्नियों के साथ पार्टियों में शामिल होना उसका शौक था। 2 साल पहले एक मनीषा अनजाना नाम थी, लेकिन आसरा शेल्टर होम की संचालिका बनने के बाद मनीषा ने महज 2 साल में ही फर्श से अर्श तक का सफर तय कर लिया और तेजी से राजनीतिक गलियारे में अपनी पहचान बनाई। मनीषा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थी और अपने एनजीओ की एक्टिविटी लगातार शेयर करती थी। मनीषा इन एक्टिविटीज की तस्वीरें भी शेयर किया करती थी। एक फोटो में वे जेडीयू नेता श्याम रजक के साथ भी नजर आ रही हैं, जबकि एक तस्वीर में वो आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी के साथ दिख रही हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर बिहार की सियासत में घमासान शुरू हो गया है। अब जेडीयू नेता श्याम रजक मनीषा के साथ तस्वीरों पर सफाई दे रहे हैं। मैं सामाजिक कार्य करता हूं और सामाजिक दायित्व भी मेरी है। खेल के मामले में और किसी मामले में अगर लोग कार्यक्रम में बुलाते हैं तो मैं जाता हूं और ये मेरा 40 साल का इतिहास सब खोल करके देखिए तो हजारों कार्यक्रमों में मैं गया हूं। हमारे पास आई और वो अपने 2 लोग आए, वो बोले कि हमारे पति हैं और उन्होंने कहा कि क्रिकेट का, महिला क्रिकेट का मैं लॉन्च कर रहा हूं, तो उसका कप का मैं लॉन्च करना चाहता हूं और उसका एक ड्रेस का। तो हमने कितना समय लगेगा और कौन कौन लोग आए? उन्होंने कहा कि नितिन नवीन जी आ रहे हैं, संदीप चौरसिया आ रहे हैं, ममता मल्होत्रा जी आ रही हैं, फिर शिवचंद्र राम आ रहे हैं और कई लोगों का नाम बताए। तो मैंने ठीक है मैं आऊंगा लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मैं गया, वहां पर जाने के बाद 10 मिनट के बाद वहां पर यूनिफॉर्म का जो उनका था वो लेकर के फोटो खिंचाया, जो कई समाचार पत्रों में भी छपा, और उसके कप का भी हम लोगों ने उसका लॉन्च किया और फिर वहां से हम लोग चाय पी करके चल दिए। उसके बाद से मेरा कोई संबंध नहीं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड के बाद आसरा शेल्टर होम में 2 बच्चियों की मौत को लेकर एक बार फिर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। आसरा शेल्टर होम के बहाने बिहार की सियासत में फिर से घमासान मच गया है। हमने तो देखा है कि जिस तरीका से वहां पर पुलिस तैनात है उसको खुद पता नहीं है कि कौन बीमार पड़ा।
अभी से 1 महीना पहले इसकी 23 बिंदु पर इसकी जांच हुई और जांच के बाद भी सही पाया गया। इसके बाद एकाएक कहता है कि इसमें 2 बच्चियां, कहने का मतलब वो में भी किसी नर्सिंग होम में जाकर के या किसी अस्पताल में मरी नहीं है, बल्कि वो जो है कि शेल्टर होम में मरने का काम किया है। इसकी पूरी उच्च स्तरीय जांच, और इस जांच को भी सीबीआई की जांच करनी चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर समाज कल्याण विभाग में ये मामला उठा था, क्या मंत्री ने इस्तीफा देने का काम नहीं किया? क्या सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया इन लोगों के लिए? सरकार का ही कार्रवाई से ये जांच इतना आगे बढ़ रहा है, और निश्चित तौर पर आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, इसमें कोई भी व्यक्ति होगा, कितना बड़ा भी नाम होगा, वो बचने वाला नहीं है। राफेल डील को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला। कर्नाटक के बीदर की रैली में राहुल ने सरकार को घेरा तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन पर पलटवार किया। पार्लियामेंट हाउस में पूरे देश को मैंने समझाया कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले में भ्रष्टाचार किया है। फ्रांस का राष्ट्रपति मुझे कहता है, नहीं, राफेल हवाई जहाज का दाम सीक्रेट पैक्ट में नहीं आता है। अगर हिंदुस्तान की सरकार चाहती है, अगर रक्षा मंत्री चाहती है, अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चाहता है, तो पूरे देश को राफेल हवाई जहाज का दाम बता सकता है। क्या मतलब है राहुल गांधी आपका? ये आप इतने गैर जिम्मेवार हो जाएंगे कि आप देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? राहुल गांधी इतने हताश हो गए हैं कि झूठ बोलने की पराकाष्ठा कर रहे हैं। राहुल गांधी ये समझते हैं कि मोदी सरकार पर, मोदी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई को कम किया जाएगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। लेकिन आज हमारा प्रेस करने का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि जब मैंने टीवी पर देखा तो मैंने भी विश्वास नहीं किया कि फिर वो अब फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर भी झूठ बोल रहे हैं। उधर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद पर कथित तौर पर हमले की कोशिश हुई। संसद के पास स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खौफ से आजादी नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उमर खालिद इसमें शिरकत करने पहुंचा था। कहा यह जा रहा है कि वो अपने साथियों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर चाय की दुकान पर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान उस पर हमले की कोशिश हुई। व्हाइट शर्ट पहने एक लड़का आता है, वो आके उमर खालिद को धक्का देता है, बंदूक निकाल के फायर करता है। फायर लकीली उमर खालिद डिसबैलेंस होकर नीचे गिरे हैं, तो उनके साइड से गोली निकल के गई। जब हम लोग उनके साथ खड़े हुए उनको पकड़ने के लिए दौड़े हैं, वो लड़का वहां से भागता हुआ रोड क्रॉस करके आया। उसने एक हवा में दोबारा फायरिंग करी और भागते भागते उसकी बंदूक यहाँ से ये हाथ से छूटी और ये इस तरफ जो है पीछे वो वहां से गए। कई तथ्य हैं जो अभी वेरीफाई कर रहे हैं। मौके से एक हथियार मिला है, उसकी कंडीशन चेक कराई जा रही है और जो भी वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी बात की जा रही है, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है। इन तमाम लोगों से उमर खालिद, उनके साथियों और जो आई विटनेसेस हैं उनसे मिलकर बात करके पूरी स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा और इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आर्मी के ऑपरेशन ऑल आउट के बाद आतंकवादियों ने घाटी में अपना ठिकाना बदलना शुरू कर दिया है। देखिए इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की गरजती बंदूकों ने आतंकियों को खौफजदा करके रख दिया है। जिस दक्षिण कश्मीर में आतंकी खुद को महफूज समझते थे, वहां अब आतंकियों की लाशों पर लाशें बिछ रही हैं। भारतीय सेना के अभियान ऑपरेशन ऑल आउट में दहशतगर्दों के दिनों दिन मारे जाने के बाद से आतंकी संगठनों और उनके सरगनाओं में दहशत है। इसी का नतीजा है कि आतंकी अब दक्षिण कश्मीर से उत्तर कश्मीर का रुख कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन अब साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर की तरफ रुख करने लगा है। दरअसल अब तक हिजबुल मुजाहिदीन सिर्फ और सिर्फ साउथ कश्मीर तक सीमित था, लेकिन पिछले कई सालों से या फिर पिछले कई टाइम से सिर्फ साउथ कश्मीर में ही ऑपरेशन करता था, लेकिन अब वो नॉर्थ कश्मीर में भी अपने पैर पसारना शुरू कर रहा है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लगातार साउथ कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के बाद हिजबुल मुजाहिदीन की कमर पूरी तरीके से टूटने लगी है।
5 अगस्त को कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान हिजबुल के तौसीफ नाम के एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया था। 22 साल के आतंकी तौसीफ ने ही यह खुलासा किया है कि हिजबुल मुजाहिदीन अब दक्षिण की जगह उत्तर कश्मीर में अपना बेस बना रहा है। यही वजह है कि बीते कुछ समय से उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों की चहलकदमी बढ़ी है। आतंकी तौसीफ को बिलाल अहमद खान नाम के आतंकी ने हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जोड़ा था। कुपवाड़ा के रहने वाले बिलाल ने इसी साल मार्च में हिजबुल ज्वाइन किया था। हिजबुल में शामिल होने से पहले वो एक छोटी सी दुकान चलाया करता था। इसी 3 अगस्त को एनकाउंटर के दौरान बिलाल को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। कुपवाड़ा के रहने वाले जहूर अहमद मीर ने भी हाल ही में हिजबुल ज्वाइन किया था। इसी साल 7 जून को हिजबुल से जुड़ने वाला जहूर एक दिहाड़ी मजदूर था। बाद में जहूर भी एक मुठभेड़ के दौरान मारा गया। उत्तर कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। न सिर्फ कुपवाड़ा बल्कि उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा, गुरेज, माछिल में भी हिजबुल ने तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दरअसल जब से हिजबुल मुजाहिदीन ने साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर का रुख किया है, नॉर्थ कश्मीर के युवाओं को लगातार हिजबुल मुजाहिदीन बरगला रहा है, उनके हाथों में बंदूकें दे रहा है, उन्हें पूरी तरीके से रेडिकलाइज कर रहा है। यही वजह है कि लगातार अब सुरक्षा एजेंसियों से न सिर्फ साउथ कश्मीर बल्कि नॉर्थ कश्मीर में भी हिजबुल मुजाहिदीन की सफाई के लिए कमर कस ली है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने एक बार फिर कश्मीर में चिट्ठी के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की। एक तरफ जहां पूरा देश 15 अगस्त के जश्न की तैयारी में है, वहीं कश्मीर के लोग दहशत में हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने एक चिट्ठी जारी कर घाटी के लोगों से स्वतंत्रता दिवस के किसी भी कार्यक्रम में शामिल न होने का फरमान जारी किया है। चिट्ठी में धमकी दी गई है कि अगर चिट्ठी में लिखी बात को नहीं माना गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चिट्ठी में कश्मीर के सभी लोगों से अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को 15 अगस्त को होने वाली परेड और दूसरे कार्यक्रमों में शिरकत करने से रोकें। जब मुख्यमंत्री ही ट्रैफिक रूल तोड़ने लगे तो क्या कहेंगे? जी हां, ये खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र के सीएम से लेकर कई नेताओं और सेलिब्रिटीज ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही, अब चालान भी नहीं भर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिस गाड़ी से चलते हैं, उस गाड़ी ने ट्रैफिक नियमों की जितनी बार धज्जियां उड़ाई हैं, उसका पूरा लेखा जोखा इन कागजों में है। मुंबई के आरटीआई एक्टिविस्ट शकील अहमद शेख ने महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट विभाग के ऐप से वीआईपी लोगों की गाड़ियों के बारे में जो जानकारी जुटाई, वो चौंकाने वाली है। न सिर्फ सीएम फडणवीस बल्कि कई नेता और सेलिब्रिटीज भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। सीएम फडणवीस की गाड़ी नंबर MH01 CP 0038 पर 8 बार ओवर स्पीडिंग के लिए चालान किया गया। 8,000 का ई चालान भी भेजा गया, लेकिन अभी तक जुर्माना चुकाया नहीं गया है। सीएम फडणवीस की MH01 CP 0037 नंबर वाली दूसरी गाड़ी पर 5 बार हाई स्पीड के लिए 5,000 का चालान किया गया, लेकिन इसे भी चुकाया नहीं गया। यानी सीएम पर 13,000 का मुंबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग का जुर्माना बकाया है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते के बेटे उमेश रावते के नाम से रजिस्टर्ड गाड़ी MH06 BA 4433 ने एक बार ट्रैफिक नियम तोड़ा है और उन पर 1,000 का जुर्माना बकाया है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की MH46 J9 नंबर वाली गाड़ी ने 2 बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है और उन पर 1,200 रुपए का जुर्माना बकाया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की MH02 CB 1234 नंबर वाली गाड़ी ने 7 बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन उन्होंने 6,200 रुपए जुर्माना नहीं भरा है। एक्टर अरबाज खान की प्रोडक्शन हाउस की गाड़ी जिसका नंबर MH04 FZ 77 है, उस पर 4 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने का आरोप है, लेकिन 4,000 का फाइन अब तक नहीं चुकाया गया है। कॉमेडियन कपिल शर्मा की MH04 FZ 770 नंबर वाली गाड़ी पर भी ट्रैफिक रूल तोड़ने का आरोप है और 2,000 रुपए का जुर्माना उन्होंने नहीं चुकाया है।